Hi everyone, welcome to another session on the CSAT Code channel. If you are new here, I have started this CSAT Code initiative on Telegram. You can find me on Telegram with the username Humble Modi. I have also created a Telegram group with the name CSAT Code. There is another group called GS Code, and this particular session is related to GS itself. जनरली मैं जीएस के सेशंस करता नहीं हूँ बट सिंस सम ऑफ यू रिक्वेस्टेड फॉर अ सेशन ऑन जीएस हियर वी आर। तो ये सेशन उसी जीएस प्रीलिम्स जीएस के लिए एक गाइडेंस वीडियो है। आप जीएस कोड का जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करके और बाकी के जो भी रिसोर्सेज मैं फ्यूचर में शेयर करूँगा उससे अपडेटेड रह सकते हो। सीसैट के लिए आप सीसैट कोड का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर अ क्विक बैकग्राउंड, आई हैव गिवन 5 UPSC attempts so far. In my first 2 attempts, I could not clear prelims, neither GS nor CSAT. But in my 3rd, 4th and 5th attempts, I qualified prelims each time and also wrote mains. अगर मैं अपने GS के स्कोर की बात करूं तो इन 2023 it was more than 95, I think 95 point something. In 2024 it was 115 and 2025 के अटेम्प्ट में मेरा स्कोर समवेयर अराउंड 98 प्लस था फ्रॉम मोस्ट ऑफ द UPSC कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आंसर कीज़ है ना। तो इस सेशन में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये सेशन थोड़ा सा लंबा चला जाए। तो प्लीज़ स्टे टिल द लास्ट ताकि आपको सारी चीज़ें आप कवर कर पाओ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यार पहले 2 अटेम्प्ट्स में जब मेरा GS भी क्लियर नहीं हो रहा था तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स थे वो मैंने अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी, और उसमें से क्या क्या रीज़न्स है वो मैं बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहला रीज़न तो यही था कि आई वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने PYQ अच्छे से नहीं किया था, और दूसरे अटेम्प्ट में जब मैंने PYQ किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में PYQ तो किया ही नहीं प्रॉपरली। सेकेंड अटेम्प्ट में किया भी तो ऐसा है कि बस सॉल्व करके छोड़ दिया। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच PYQs। अगर आप PYQ कवर करते हो तो उसको कवर करने का एक तरीका होता है। आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कोई क्वेश्चन उठाया, आपने उसको सॉल्व किया, और अगर आपने सही सॉल्व कर लिया, आंसर की से मिलाया आपने उसको सही किया है तो आप आगे बढ़ गए, गलत किया है तो आप सही आंसर रट के और आगे बढ़ गए। दैट इज़ नॉट द वे टू डू PYQs, राइट। वैसे नहीं करना होता। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने क्या करी कि मैंने ऑफलाइन मॉक्स नहीं लिखे थे। मुझे लगता है कि अगर आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन देना है तो आपको मॉक्स भी ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अपने माइंड को सेम इन टाइप के इन्वायरमेंट में ट्रेन करना पड़ेगा, उसी टाइप का टाइम्ड मैनर में 40-50 लोगों के बीच में बैठ के स्ट्रेस वाले सिचुएशन में आपको मॉक्स सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वो मैंने नहीं किया था। मैंने मोस्टली ऑनलाइन मॉक्स पे रिलाई किया था, एंड दैट इज़ वन ऑफ द ब्लंडर्स दैट आई मेड। इनफैक्ट मैंने वो जो गोला करने वाली चीज़ होती है वो भी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो वो भी मेरे को काफ़ी उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। तीसरा, मुझे लगता है कि मैं डेप्थ में चीज़ों को नहीं पढ़ता था। डेप्थ में ऐसा नहीं है कि आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी है, बट ऐसा भी नहीं है कि बस एक बार पढ़ लिया एंड देन यू आर जस्ट सॉल्विंग। अगर जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत की मैं बात करूं तो आज भी ऐसा होता है कि मैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत को अगर एक बार रिवाइज़ कर रहा हूं तो मेरे को कोई ऐसा फैक्ट मिल जाएगा जो मैंने पहले ध्यान ना दिया हो, या पिछली रिवीजन के दौरान मेरे को ध्यान में ना आया हो। समझ रहे हो आप? तो इन डेप्थ स्टडी का मतलब ये है कि आपको ये जो बुक्स जो भी आप सोर्सेज फॉलो करते हो उसको पढ़ के उसको प्रॉपरली रिवाइज करना है। दैट रिविजन वॉज मिसिंग। इस वजह से एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं होती थी चीज़ें।
सो दैट इज़ वॉट आई मीन व्हेन आई से इन डेप्थ स्टडी. ठीक है, ये तीसरी चीज़ हो गई. और चौथी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लॉजिकल एलिमिनेशन वाली चीज़ होती है ना, लॉजिकल एलिमिनेशन वाली चीज़, वो मुझे आई थिंक वो मेरे पास मिसिंग थी. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को ट्रिक्स नहीं पता थे, बट ये ट्रिक्स आपके ट्रिक्स कुछ नहीं होता. आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस का पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बेसिस पे आंसर्स निकलते हैं. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इज़ लॉजिकल एलिमिनेशन. अब वो चीज़ आपके दिमाग में तब बैठेगी या आप इंटरनलाइज तब कर पाओगे जब आप इसको एक्चुअली रूम पे अपने PYQs प्रैक्टिस करके इसको अप्लाई करोगे. जब तक आपने इसको रूम पे बैठ के PYQs सॉल्व कर करके और ये जो टेक्निक्स हैं इनको अप्लाई कर करके प्रैक्टिस नहीं किया है, तब तक यू विल नॉट बी हैंड्स ऑन विद दीज टेक्निक्स, है ना. आप इसके एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, प्रॉपरली इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे, इसका जो बेनिफिट है वो आप नहीं ले पाओगे. तो ये सब जो चीज़ें थी, ये सब मेरे को लगता है कि काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मेरा नहीं हो रहा था. ये सब चीज़ें मैंने चेंज करी. मैंने अपने अटेम्प्ट में जो मेरा अटेम्प्ट था 2023 वाला, उसमें मैंने कुछ, जिसको मैं बोलता हूँ कि कुछ पिलर्स थे मेरे प्रेपरेशन के, वो मैंने किया. सबसे पहला तो मैंने PYQs बहुत अच्छे से किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से. मतलब हर ऑप्शन को एनालाइज करना अच्छे से, सारे उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट को पढ़ना, सारे PYQs सॉल्व करना. सबसे पहली बात तो पिछले 10 साल के सारे PYQs सॉल्व करना. इनफैक्ट कई बार तो मैं ऐसा करता था कि कोई टॉपिक मेरे को लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, जिससे बार बार सवाल आ रहे हैं, तो उसके मैं 20-30 साल के क्वेश्चंस भी पिछले सॉल्व कर लेता था. तो वो भी एक है. और इसके लिए एक बाय द वे टूल है एग्ज़ाम रोबोट करके, एग्ज़ाम रोबोट, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो. तो यहाँ पे जाके आप PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो. अदरवाइज़ और भी बहुत सारे मार्केट में रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फोरम IAS का एक प्रीलिम्स टूल किट आता है, उसमें भी PYQs का पूरा कंपाइलेशन है. तो सॉल्व करके आंसर कीज़ वगैरह देख सकते हो. ऑप्शन वाइज वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो. तो एक तो PYQs हो गए. दूसरा मॉक्स. एंड माइंड इट व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई डिड नॉट जॉइन एनी पेड मॉक. प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई पेड मॉक वगैरह ज्वाइन नहीं किया है, और कुछ का किया भी था तो उसको कभी सॉल्व नहीं किया, कभी गया नहीं मैं देने के लिए. एक बार 2023 में मुझे याद है, अच्छा हाँ, एक बार 2023 में मुझे याद है मैंने विजन IAS का अभ्यास लिया था. तो उसका एक टेस्ट मैंने दिया, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, और उसमें मेरे बहुत बुरे मार्क्स आए. और उसका क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया. टाइप ऑफ क्वेश्चंस इतने, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियल एग्ज़ाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते. पैटर्न उनका बिल्कुल ही ऑफ बीट होता है. तो मुझे तो वो बिल्कुल ही बेकार लगे थे, नॉट यूज़फुल एट ऑल. और इसलिए मैंने दूसरा कोई पेड मॉक तो ज्वाइन नहीं किया है ना. जो किया है मैंने फ्री मॉक्स जो अवेलेबल होते हैं, श्री राम IAS हो गया, वाजीराम IAS हो गया, या इवन फोरम फॉर दैट मैटर, लेवल अप IAS हो गया, या फिर मोस्ट रेलेवेंट ऑफ देम जो मुझे लगता है अनुभव. तो ये सारे जो है ये फ्रीली अवेलेबल जो मॉक्स होते हैं, ऑल इंडिया मॉक्स, मैं यही जाके दे दिया करता था, उससे मेरा काम हो जाता था. तो वो दूसरा हो गया. तीसरा स्टैटिक बुक्स, स्टैटिक के बुक्स, ठीक है. और चौथा करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स के लिए कई लोग बोलते हैं आप मतलब 10 रिसोर्सेज पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि आप सिंपली कोई भी एक रिसोर्स उठा लो. अगर आपको PT पढ़ना है, आप PT 365 पढ़ लो विजन का. अगर आपको शून्य पढ़ना है, आप शून्य IAS का पढ़ लो. किसी भी डिसेंट कोचिंग का जो मंथली या फिर एनुअल कंपाइलेशन उठा लो, उसको एक बार पढ़ लो और कम से कम 1 या 2 बार रिवाइज़ तो कर ही लो. इतना कर लोगे आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा. मेरे पास टाइम नहीं होता था. मैं क्या करता था, मैं PT 365 के मैराथन सेशंस होते हैं यूट्यूब पे. कुछ दूसरे यूट्यूबर्स ना, कुछ भले लोग जो हैं वो उसके कंपाइलेशंस बना देते हैं, समरी टाइप का कुछ बना देते हैं. तो मेरे पास टाइम नहीं होता था बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर विद जॉब. तो मैं वो कंपाइलेशंस, वो जो समरी वीडियोज़ होती थी, मैं वो देख लेता था. एंड देन कई बार टाइम क्रंच की वजह से मैं मैराथन वीडियोज़ देख लिया करता था कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के, विच आर वेरी, मतलब मुझे लगता था कि मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल थे. होता क्या है, कई बार आप स्टैटिक में
मतलब स्टैटिक के लिए जब बुक्स पढ़ रहे होते हो तो आपको हो सकता है कि पता ना हो कि आपको क्या पढ़ना है या एग्जैक्टली किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन जो ये मैराथन सेशंस होते हैं, अच्छे वाले मैं कह रहा हूँ, सब नहीं, अच्छे वाले, तो कई बार क्या होता है कि ये मैराथन सेशंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं दो तरीके से। एक तो ये कि वो किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है आपको वो बता देंगे उनको, क्योंकि उन्होंने पैटर्न एनालाइज किया हुआ है, उन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से किया हुआ है, तो वो आपको उन चीज़ों पे फोकस करवाएंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आती हैं। और दूसरा, कई बार क्या होता है आप जो स्टैटिक बुक्स पढ़ते हो उसमें कई बार कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, या हो सकता है आप पुरानी बुक पढ़ रहे हो और नए पैटर्न के हिसाब से या चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से अब कोई नई चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो गई है, तो वो मैराथन सेशंस में कवर कर लेते हैं वो लोग, लेकिन आपके स्टैटिक बुक्स में कई बार मिस हो जाती हैं, तो उस तरीके से भी कई बार ये हेल्पफुल होता है। सो मैं इसको प्योरली रिविजन पर्पज़ के लिए यूज़ करता था। अगर आपके पास टाइम है आप उसको लो, यूज़ करो, अगर नहीं है स्टिक टू योर स्टैटिक बुक्स, उसको पढ़िए, उसी के शॉर्ट नोट्स बनाइए रिवाइज़ करके, और उसी शॉर्ट नोट को बार बार रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। तो ये मेरे आई थिंक मोस्टली जो मेरे रिसोर्सेज होते थे यही थे। इसके अलावा आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग एनी थिंग। हाँ, दैट्स इट, ये मैं करता था। तो ये पिलर्स ऑफ माई प्रिपरेशन है, इनके बेसिस पे आई हैव स्कोर्ड वॉट एवर आई हैव स्कोर्ड, है ना। तो एक बार ना, अब एक बार आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एक बार ना 2025 तक का हम लोग, या 2025 के पैटर्न के बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा 2023, 2024, 2025 का जो पेपर है ये थोड़ा सा ना फैक्चुअल साइड पे ज़्यादा जा रहा है। हो ये रहा है, कई कई ऐसे फैक्ट्स ये लोग पूछ रहे हैं, वैसे तो ये पहले भी होता था लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि ऐसे फैक्ट्स लोग पूछ रहे हैं जो मतलब इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर अस टू रीड दोज थिंग्स एंड रिवाइज दोज थिंग्स। मतलब हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनमें ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो बहुत ही रेयर है कि आप ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस कई सारे आते हैं आप उनको कवर कर पाओगे यूजिंग योर कन्वेंशनल सोर्सेज। तो उस केस में फिर मतलब तो ये एक पैटर्न चेंज हुआ है, और इसलिए वहाँ पे फिर गेम आ जाती है, नॉलेज की नहीं होती, फिर वहाँ पे बात होती है रिस्क लेने की। फिर जो कंपटीशन होता है वो ये होता है कि आप कितना लॉजिकल एलिमिनेशन लगा सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो। थोड़े बहुत क्वेश्चंस आने के बाद भी बहुत मतलब नॉट सो मेनी क्वेश्चंस स्टिल यू आर अटेम्प्टिंग 90+ और नॉट, तो बात उसकी हो जाती है कि भाई मेरे को 40 क्वेश्चन ही एक्यूरेट आते हैं, एक्यूरेटली मतलब 100% आते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं 50 क्वेश्चंस और बना सकता हूँ, कम से कम 90 अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अभी के पैटर्न में मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई 90+ अटेम्प्ट करो, क्योंकि मुझे याद है आई थिंक 2023 या 2024 वाले अटेम्प्ट में मैंने 100 में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो मुझे लगता है कि हमको 90+ तो मतलब मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि 90+ आप अटेम्प्ट करो, अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव अ वेरी हाई एक्यूरेसी और मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है 90+ अटेम्प्ट करने की। बट इफ़ यू थिंक यू आर एन एवरेज स्टूडेंट लाइक मी, एवरेज एस्पिरेंट लाइक मी, तो आपको 90+ अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। रही बात तो अब सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड के ऊपर आते हैं। तो यार सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड में ना एक चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि कुछ कुछ टॉपिक्स का तो वेटेज मतलब हाई ही रहता है, वो हाई ही है अभी भी। जैसे इकोनॉमी, मतलब कुछ कुछ ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और कैसे करना है मैं वो बताऊँगा अभी, है ना। तो इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, इनका वेटेज कम नहीं हो रहा, राइट, इनका वेटेज कम नहीं हो रहा, और इसलिए इनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, इनसे रिलेटेड जो सवाल आते हैं ये अगर आपको आते हैं तब तो आप पूरे मार्क्स ले जाओगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसमें ऐसा बहुत कम होता है कि आपको चीज़ें बिल्कुल ही सुनी सुनी ना हो। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कई सारे आपको आते होंगे, मतलब इसमें आप अच्छे खासे क्वेश्चन सही बना सकते हो, है ना। मैं इन्वायरमेंट की बात नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बिल्कुल ही ऑफ बीट क्वेश्चंस आते हैं। मैं हिस्ट्री की बात नहीं करूँगा क्योंकि उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बिल्कुल ऑफ बीट होते हैं। आपने मतलब देयर इज़ नो चांस कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि देयर इज़ नो चांस दैट यू हैव सीन दैट फैक्ट और रेड दैट फैक्ट।
स्टडीड दैट फैक्ट, है ना। तो वो तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटी सॉरी, पॉलिटी हो गया, एंड देन ज्योग्राफी हो गया, है ना। दीज आर सम सब्जेक्ट्स जिसमें मुझे लगता है कि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, एंड दे हैव डिसेंट स्कोप एज वेल सॉल्व करने के लिए ना। तो इस पे आपको फोकस करना है बहुत ज़्यादा। स्टैटिक पे तो खैर आपको फोकस करना ही है। सब्जेक्ट वाइज ये हो गया। साइंस एंड टेक के लिए यार आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, अगेन करंट अफेयर्स वाली चीज़ है, बट यही मतलब ट्रेंड में मैं बस सब्जेक्ट वाइज यही बताना चाहता था कि इन तीनों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ही ज़्यादा, राइट। इसके अलावा अब बात करते हैं टॉपिक वाइज की। यार देखो, मैं तुमको ना 1 बाय 1 बैठ के पूरा ट्रेंड एनालिसिस नहीं करूँगा, दैट इज़ फॉर यू टू डू, आपका होमवर्क है, आप बैठो हर सब्जेक्ट का पिछले 5 साल का पैटर्न देखो कितने क्वेश्चंस आए हैं, और उस हिसाब से अपना प्रेपरेशन आप प्लान करो। लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आप वो पैटर्न एनालिसिस कर सकते हो। तो जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज वाले पे कर देता हूँ। ये देखो, ये अगर आप देख पा रहे हो, ये एक सॉरी, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने अपने लिए एनालिसिस करी थी। तो मैंने क्या किया था कि ये इस टाइप का मैंने सीसैट के एक सेशन में भी आपको बताया हुआ है। तो बेसिकली मैंने ये पॉलिटी का है, तो ये मैंने हर सब्जेक्ट के लिए बनाया हुआ था। पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब वो क्वेश्चंस हैं जिस पे मतलब ये सब वो मेजर पोर्शंस हैं जिससे सारे क्वेश्चंस लगभग आते हैं। तो अब पॉलिटी का मैंने, अगर आप देखोगे 2010 से लेके 2024 तक का मैंने पूरा पैटर्न एनालिसिस किया हुआ है। अब इसमें अगर आप देखोगे जो टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं उनके सामने मैंने लिख दिया है। और एंड में जाके अगर आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कॉलम क्यू अगर हम देखते हैं, है ना, तो कॉलम क्यू में अगर आप देखते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटी से आए हैं। सेकंड हाईएस्ट किससे आया है भाई, तो सेकंड हाईएस्ट फंडामेंटल राइट से आया है। ऐसे ही डीपीएसपी से आया है। मैंने क्या किया, जितने टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, टॉप टू बॉटम, सॉरी हाई टू लो, वैसे मैंने सॉर्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले से लेके ऐसा कि मतलब मेरे 85% क्वेश्चंस कहाँ से, किन टॉपिक्स से आ रहे हैं, मैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा। मैंने ऐसा किया। तो ये अगर आप देखोगे कॉलम आर में है, ये टोटल 85% हो जाता है ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, येस, एज़ फार एज आई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये 85 के लगभग हो जाएगा, 85 के लगभग, 80 के लगभग हो जाएगा। तो मेरा अप्रोच यही होता था कि मैं इस मतलब अगर मेरे को टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करने हैं कि मुझे पहले क्या कवर करना है, तो मैं टॉप 80%, वही पैरेटो प्रिंसिपल, कि मैं टॉप 80% क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स से आते हैं मैं उन टॉपिक्स को पहले कवर कर लूँगा। एग्जैक्टली ये नहीं कहता पैरेटो प्रिंसिपल, बट इट इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ दिस ओनली। तो मैंने उन टॉपिक्स को फिर कवर करना शुरू किया। और ये आप देखोगे, ये जो ग्रीन है इसका मतलब है कि मैंने कर लिया है उसको, और जो येलो है इसका मतलब है कि मैं अभी उसको कर रहा हूँ, ऐसा था। तो इस तरीके से आप भी ट्रेंड एनालिसिस करके और उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो जिससे मोस्टली 80% क्वेश्चंस आते हैं, और उनको पहले ख़त्म कर सकते हो। इस तरीके से आप टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओगे। और ऐसे ही आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है हर सब्जेक्ट के लिए, नॉट जस्ट पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री भी, इन्वायरमेंट भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमी भी। सो ये एक चीज़ हो गई, ये आपको खुद से करना है। ये मैंने आपको बता दिया है। आप चाहो तो मैं ये शीट आपको एक बार शेयर कर दूँगा ग्रुप में, बट किसी एक का, और उसके अकॉर्डिंग आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अपना खुद से बना लेना। बट हाँ, ये आपको करना है, राइट। अब आते हैं वापस से अपने नोटबुक पे। तो ट्रेंड एनालिसिस हो गई भाई, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी मैंने आपको रफली बता दिया है, डिटेल में आप खुद से देखना। अब आते हैं पीवाईक्यू के रोल पे। देखो यार, आज अगर आप मुझे बोलोगे कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है और आप सिर्फ एक चीज़ पिक कर सकते हो, 1 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और आप सिर्फ एक सोर्स पिक कर सकते हो विच यू आर अलाउड टू डू, तो आप क्या करोगे, है ना, सिर्फ एक सोर्स। आई विल गो फॉर PYQs। एंड व्हेन आई से PYQs, इसका मतलब PYQs का सल्यूशन, उसके हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज़, मतलब पूरी डिटेल्ड PYQ एनालिसिस। अगर आप किसी 1 साल का भी PYQ डिटेल में एनालाइज करते हो तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत अच्छा खासा स्टैटिक का पोर्शन रिवाइज कर रहे हो।
सो मुझे आप समझ सकते हो अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि यू नो जस्ट वन सोर्स आई कैन डू एंड आई विल डू PYQs, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना इम्पोर्टेंट रोल होगा PYQ का, राइट। तो यार 2021 और 2022 में मेरा प्रीलिम्स GS क्वालिफाई ना कर पाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही था कि आई डिड नॉट गिव दिस लाइक अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, आई डिड नॉट अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू PYQs। वो चीज़ मेरे को बाद में समझ में आई कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग PYQ को सीरियसली लो, और सीरियसली लो इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक साल का पेपर उठाया, उसको सॉल्व कर लिया टिक करके, है ना, और लास्ट में आंसर की से मिला लिया और हो गया। नहीं, दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट। आई विल टेल यू हाउ टू कवर PYQs, बट दैट इज़ डेफिनेटली नॉट द वे, राइट। PYQs का इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए भी है क्योंकि एक तो इससे आपको समझ में आता है, मतलब इसको मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है PYQs। पहला, आपको समझ में आएगा कि पैटर्न ऑफ आंसर्स, मतलब अगर UPSC कोई आंसर करेक्ट मान रही है तो क्यों मान रही है, तो वो आप ना जब 4-5 साल के 10 साल के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि UPSC किस टाइप के आंसर्स को सही मानती है, किस टाइप के ऑप्शंस को सही आंसर मानती है। दूसरा, आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस UPSC पूछती है। समझ रहे हो आप, किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज़्यादा पूछती है, किस टॉपिक से कम पूछती है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा किससे कम पूछती है। तीसरा, आपको समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है। अब फॉर इंस्टेंस, अगर जैसे आपको ऐसे नहीं करना है, मतलब जब भी मैं ये चीज़ बहुत लोग मिस करते हैं, वो लोग सबसे पहले पिक करते हैं बुक को और बुक को पढ़ के उसके बाद PYQ सॉल्व करते हैं। आई सजेस्ट समथिंग ऑपोजिट। मेरा सजेशन ये होता है कि आप सबसे कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो तो उस सब्जेक्ट के PYQs देखो। वो PYQs डेफिनेटली टॉपिक वाइज डिवाइडेड होंगे, अगर नहीं है तो ऐसे सोर्स को रेफ़र करो जहाँ पे वो टॉपिक वाइज डिवीजन मिले आपको, जैसे फोरम IAS का जो टूल किट वाला बुक है, अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम रोबोट हो गया, या फिर ऑनलाइन भी यार कई सारी मतलब जो कोचिंग वेबसाइट्स हैं उन लोगों ने टॉपिक वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है। तो टॉपिक वाइज आपको PYQs देखने हैं। जैसे पार्लियामेंट कर रहा हूँ अगर मैं पॉलिटी में, तो पार्लियामेंट पढ़ना है मुझे अगर, तो मैं पार्लियामेंट के सारे PYQs पहले देखूँगा और उनको देखने के बाद मैं पार्लियामेंट का चैप्टर लक्ष्मीकांत में पढ़ूँगा, ताकि मैं सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करूँ जिनसे सवाल आते हैं। अगर पिछले 10 साल में सवाल नहीं आए किसी किसी पार्लियामेंट चैप्टर के किसी पोर्शन से, तो मैं उस पोर्शन को बाद में पढ़ना पसंद करूँगा या कम पढ़ना पसंद करूँगा, और ज़्यादा फोकस मैं उस पोर्शन पे करूँगा जिससे बार बार सवाल आ रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी, वो जो 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं, उससे बार बार सवाल आते हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, है ना। जब रिवीजन कर रहा हूँगा तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। मैं मोशंस जो होते हैं कई सारे वो जैसे एडजर्नमेंट मोशन वगैरह, उससे सवाल आते हैं, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिससे सवाल बिल्कुल नहीं आते, बट वो है पार्लियामेंट चैप्टर में लक्ष्मीकांत के अंदर, तो मैं उस पर फोकस कम करूँगा। एक बार पढ़ लिया रिवीजन के टाइम पे उसको मैं अवॉइड कर दूँगा, है ना। तो वो चीज़ आपको पता चल जाती है कि आपको पढ़ना कैसे, एंड दैट इज़ द राइट वे टू अप्रोच योर स्टैटिक बुक्स। अंधाधुन आपको ऐसे बुक उठा के उसको पोथी की तरह पढ़ते नहीं रह जाना है। PYQ देखिए, क्या पूछा जा रहा है वो समझिए, और वही चीज़ एग्ज़ाम के लिए आप उस बुक से पढ़िए। हर चीज़ मत पढ़िए, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई आप सब कुछ पढ़ने लग जाओगे, टाइम बीतता जाएगा, कवर नहीं होगा और सिलेक्शन डिले होता जाएगा। वो नहीं करना है आपको, राइट। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। और चौथा, यार आपको ना सॉल्व करना आ जाएगा। इवन विदाउट नोइंग द आंसर। मुझे याद है
हम लोग ऐसे करते थे जब हमने PYQs अच्छे खासे सॉल्व कर लिए, तो उसके बाद हम लोग मतलब मैं और मेरा रूममेट, हम दोनों बैठ के कंपटीशन करते थे कि भाई ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आता है, ठीक है, उसके बाद भी इसको सही कैसे बनाना है ना। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके अंदर, और उसी को आई थिंक उसी का पार्ट है लॉजिकल एलिमिनेशन। तो लॉजिकल एलिमिनेशन जो है वो ट्रिक्स भी आपको, जब आप सॉल्व करोगे PYQs तो आपको वो ट्रिक्स भी लगाने हैं, और लगा लगा के आपको वो लॉजिकल एलिमिनेशन की टेक्निक्स जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो PYQ तो इससे आपका सॉल्व हो ही रहा है, साथ में आपका उन टेक्निक्स का भी प्रैक्टिस हो रहा है, तो वो टेक्निक्स भी आप इंटरनलाइज कर रहे हो, आपको समझ में आने लगेगा कौन सी ट्रिक एक्चुअली वर्क करती है, कौन सी नहीं करती। जैसे अगर कोई ट्रिक 5 में से 3 बार सही आंसर दे रही है, 2 बार गलत दे रही है, तो वो बहुत सही है। वो आपको कोई बता दे उससे बेहतर ये है, मतलब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये ट्रिक भाई 5 में से 3 बार वर्क करती है, उससे बेहतर है कि आप खुद से 5 क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें आप ये ट्रिक लगाओ, और आपको खुद से दिखे कि 5 में से 3 क्वेश्चन में ये ट्रिक वर्क करी, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, और एक मसल मेमोरी टाइप कुछ बनेगा दिमाग में, जिसको आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से रेप्लिकेट कर पाओगे। क्वेश्चन देखते ही वो ट्रिक दिमाग में आ जाएगी, और ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, पढ़ के ट्रिक्स को आप अगर सोचोगे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना दो, वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं होने वाला। राइट, तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं यार PYQs के। ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी PYQs से, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर UPSC प्रेपरेशन। फिर आते हैं यार सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे। यार सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आई वुड से मतलब यार ज़्यादा कुछ है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। कोई भी स्टैटिक सा सोर्स उठा लो यार, अच्छा सा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठा लिया, मतलब ये तो बहुत ही ऑलमोस्ट हर कोई बताता है। गूगल भी कर लोगे, ChatGPT कर लोगे, कहीं भी कर लो, आपको वो बता देगा। तो कोई स्पेसिफिक ऐसा सोर्स तो नहीं है। मेरा एक स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है आपको फॉलो करनी चाहिए, दिस इज़ नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दिस इज़ फॉर इंटायर प्रिपरेशन, कि आपको ना किसी एक सोर्स पे, वन सोर्स, ऑफ कोर्स रिलायबल सोर्स, उस पर आपको रिलाई करना है, भरोसा करना है। अगर आपने पहले तो बहुत सोच समझ के एक सोर्स उठाओ, और अगर उठा लिया है तो उस पर भरोसा करो, उसी को बार बार पढ़ो। प्रॉब्लम ये होती है कि 10 में से कोई एक क्वेश्चन है ना, 10 में से कोई एक या 2 क्वेश्चन बिल्कुल ऑफ बीट सा आ जाता है, और आपको पता चलता है कि जो सोर्स आपने पिक किया है ये उससे ना आके किसी दूसरे से आया है, तो आप अपना सोर्स तो पढ़ोगे ही, और साथ में वो दूसरा सोर्स भी पढ़ना शुरू करोगे। उसके चक्कर में जो अपना सोर्स 1 जो आपका अपना है, और सोर्स 2 जो दूसरा वाला है, तो इसको आप 3 बार पढ़ सकते थे, लेकिन ये सोर्स 2 कवर करने के चक्कर में 3 बार ना होके सिर्फ 1 या 2 बार हो पाया, है ना। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे प्रॉब्लम ये होगी कि इस सोर्स से जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन सकते थे, आप वो भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको रिकॉल ही नहीं होगा। ईजी से ईजी सवाल लोगों के गलत होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ईजी से ईजी सवाल, फंडामेंटल राइट्स के सवाल, फाइनेंशियल कमीशन जो कमिटीज़ नहीं होती, उनके सवाल लोगों के गलत होते हैं, एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज दे हैवेंट स्टडीड इट। ये बहुत ही बहुत ही ईजी स्टैटिक क्वेश्चन है, बट लोग फिर भी गलत करते हैं, बिकॉज उन्होंने उनका जो प्राइमरी सोर्स था उसको उन्होंने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लर हो जाता है, सारा नॉलेज ब्लर हो जाता है, ब्लरी चीज़ें दिखाई देती हैं, समझ नहीं आता अच्छा इसका आंसर एग्जैक्टली था क्या, 30 था, 31 था, है ना, कितने मेंबर्स थे, राज्यसभा से कितने थे, लोकसभा से कितने थे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें ब्लरी हो जाती हैं बिल्कुल, बिकॉज रिविजन अच्छे से नहीं हुआ। तो इसको करने के बजाय इसी को आप 3 बार करिए, 4 बार करिए, जितनी बार कर सकते हैं करिए। रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। ये हर कोई कहता है, लोग सुन भी लेते हैं, अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। जो लोग अप्लाई करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो आपको उस बात पे फोकस करना है, राइट। बाकी सोर्स आप कोई भी पिक करो, आई जस्ट सेड पिक करो, रिलायबल वाला पिक करो, बट उसके ऊपर स्टिक करो, भरोसा करो, राइट। देन नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, विच इज़ कि PYQs को कवर कैसे करना है। सब लोग बोलते हैं PYQ करो 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 करो, कैसे करना है? तो देखो यार, सबसे पहले कहीं से भी, सबसे पहले तो पर डे
एक्स नंबर ऑफ PYQs आपको सॉल्व करने हैं. नाउ दिस एक्स कैन बी 20, 25, वॉट एवर 250, जितना आपको करना है आप करिए श्रद्धा से. अभी मेरे को लगता है 20-25 भी अगर आप करते हो तो ओके है. फरवरी से आपको 50 तक पहुंच जाना चाहिए, मतलब डेली 50 आपको करनी चाहिए, राइट. और है ना, तो ये आपको पर डे करना है. कौन से PYQs करने हैं, तो भाई आपने शेड्यूल बनाया होगा कुछ कि भाई मेरे को इस सब्जेक्ट, अभी ये सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे पॉलिटी पढ़नी है या इन्वायरमेंट पढ़ना है, तो आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट का PYQ उठाओ और उस PYQ को देखो पहले तो, जो मैंने एनालिसिस करने के लिए बोला, बस एक बार देख लो सबसे पहले तो. और देख के उसके बाद आप जो मतलब कि ऑफकोर्स एक सेकेंड, रिव्यू PYQs बिफोर टचिंग स्टैटिक बुक्स. दिस इज़ सेपरेट. ये एक बार PYQ ऊपर से देख लिया और उसके बाद बुक पढ़ ली, वो तो सेपरेट है. साथ में आपको ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मैं वो सॉल्व करने वाली चीज़ भी कवर कर रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है. तो आप 20 क्वेश्चन किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आपको, किसी भी सब्जेक्ट से आप शुरू कर सकते हो. मान लो आपने पॉलिटी से शुरू किया, दिस में मैच विद योर स्टैटिक का प्लान. स्टैटिक कवर करने वाला जो भी आपका प्लान है उससे ये मैच करे, ठीक है. नहीं करे तब भी ठीक है. आपको कोई भी सब्जेक्ट का उठाना है, मान लो इन्वायरमेंट का उठाया, इन्वायरमेंट के 20 क्वेश्चंस पकड़े, उनको मैंने, और अभी टाइमर नहीं लगाना, अभी टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है. आपको सबसे पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करनी है. अगर आपको आता है, कोई भी क्वेश्चन उठाया, अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो लॉजिकल एलिमिनेशन से बनाओ. और लॉजिकल एलिमिनेशन से बना लिया, उसके बाद मतलब चाहे जैसे भी नॉलेज से बनाया, लॉजिकल एलिमिनेशन से बनाया, बन गया, लास्ट में आंसर की से मैच किया, सही है, बहुत अच्छी बात है. गलत है तो देखो कि क्यों गलती हुई. अगर नॉलेज था आपको, अगर आपने नॉलेज से बनाया है उसके बाद भी गलती हुई है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपको वो टॉपिक रिवाइज़ करने की ज़रूरत है. अगर आपको नॉलेज नहीं था, आपने लॉजिकल एलिमिनेशन से बनाया, तो उस केस में आपको ये पैटर्न दिमाग में रजिस्टर करना है कि यहाँ पे वो लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक काम क्यों नहीं करी, राइट. और ऑफ कोर्स अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी तब तो आपको इसको पढ़ना तो है ही. और एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ कि जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं. अब जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, रुको. जैसे ये सवाल है, इसमें अगर आप देखोगे ये पूछ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 71st अमेंडमेंट अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस. अब इसका आंसर जो भी हो, मान लो कुछ भी है, मैंने कुछ भी क्लिक कर दिया, ठीक है. BDSM, ओके. तो इसका आंसर मान लो जो भी है ना. तो उसमें 1 2 3 शुड बी द आंसर, यस. तो उसमें अब ऐसा है कि आपने आंसर सही मार्क कर दिया, ठीक है. अब बस आगे नहीं बढ़ जाना. जैसे मेरे को एक चीज़ याद थी, इसमें मुझे पूरा आंसर नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मैथिली है ये 1992 में नहीं आई है, ये 2003-2004 के अराउंड शायद से आई थी. तो उसको हटा के मैंने उसको एलिमिनेट करके मैंने आंसर निकाल लिया. बट अगर आपको और ऐसे मैंने जब किया तो अब मेरे को इसको यहाँ पे छोड़ नहीं देना. अब मेरे को देखना है कि जब मैथिली ऐड हुई थी तो उस टाइम पे और कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, ये अमेंडमेंट कौन सा था, ये तीनों जब ऐड हुई थी 1 2 3, तो उस टाइम पे और भी कोई लैंग्वेज थी क्या जो ऐड हुई थी. मेरे को ये भी देखना है कि टोटल अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं, शुरुआत में कितनी लैंग्वेजेस थी, ये भी आपको देखना है. और अभी रिसेंटली कौन कौन सी ऐड हुई हैं, सबसे लास्ट में कौन कौन सी मतलब ऐड हुई हैं, रिसेंटली तो नहीं, सबसे लास्ट में कौन कौन सी ऐड हुई हैं. तो इतना आपको स्टैटिक कवर करना है. इससे ऐसे आपको PYQs करने हैं. ये नहीं कि मैंने क्लिक किया, सही हो गया तो आगे बढ़ गया, गलत हो गया तो सही क्या है वो देख के आगे बढ़ गया, ऐसे नहीं करना है, राइट. अगर यहाँ पे मैंने कोई ट्रिक तो नहीं लगाया, बट अगर मैं कोई ट्रिक लगाता तो मैं फिर ये देखता कि मेरा सही हुआ या नहीं. अगर सही हुआ तो फिर मैं एक तो रिवाइज़ कर लेता, क्योंकि ये स्टैटिक का पोर्शन है तो उसका स्टैटिक का पोर्शन रिवाइज़ कर लेता. और दूसरा मैं ये भी देखता कि मेरी जो ट्रिक है वो यहाँ पे सही अप्लाई हुई है, गलत अप्लाई हुई है. अगर गलत हुई है तो वो गलत क्यों हुई है, वो चीज़ मैं इंट्रोस्पेक्ट करता. तो ऐसे आपको PYQs करने हैं. 20 क्वेश्चन करने में हो सकता है आपको 1-1 घंटा लगे शुरुआत में, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. दैट इज़ हाउ यू डू PYQs. वो आपको करना ही है, ऐसे ही करना पड़ेगा,
राइट? दिस इज़ द राइट वे टू डू PYQs. मैं आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ. वेट, मैंने PYQ के एक सेकेंड, आई थिंक, अच्छा, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके एक बार ग्रुप में भेज दूँगा. बट मैं क्या करता था, अब जैसे अगर मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, इस ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कोई एक फैक्ट है जो मेरे स्टैटिक बुक में मेरे को नहीं मिला था या मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था उसको पढ़ने के ऊपर, तो मैं या तो वहीं पे जाके इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि ये सवाल PYQ में पूछ चुका है, तो जब मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे दिमाग में मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रजिस्टर कर पाऊँ, इसलिए मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा अपनी बुक में जाके. या फिर इस PYQs का मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया था. मैंने हाईलाइट वाली चीज़ फॉलो नहीं करी थी, मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया था. उसमें मैं क्या करता था कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी नए नए फैक्ट्स मेरे को पता चले वो मैं वहाँ पे जाके नोट कर लेता था. राइट, वो मैं जाके वहाँ नोट कर लेता था. अब इस वाले में तो आपको जो मैंने जितने फैक्ट्स बताए आपको सिर्फ उतना ही करना है. लेकिन कई बार 4 ऑप्शंस होते हैं. जैसे अगर आपको याद है खराई कैमल वाला जो सवाल था, या फिर और भी ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे 4 जानवर मतलब ऑप्शंस में होते हैं, तो कोई एक सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं. तो जो अब उसमें आपको मतलब क्या फैक्ट्स आप गैदर करोगे, क्या पढ़ोगे? तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको चैट जीपीटी पे जाना है. जैसे कि खराई कैमल है तो आपको चैट जीपीटी पे जाना है, एक ऑप्शन खराई कैमल है, आपको खराई कैमल डालना है और उसमें जाके आपको चैट जीपीटी को बोलना है कि वो आपको 2 से 3 यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंट फैक्ट्स बता दे खराई कैमल के बारे में. आई एम वेरी श्योर कि उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको आती होंगी, लेकिन कोई शायद एक फैक्ट होगा जो आपको नहीं आता होगा, तो आपको वो नोट कर लेना है अपने शॉर्ट नोट्स में. समझ रहे हो आप? और ऐसे ही चारों ऑप्शंस के लिए करना है आपको. दूसरा, आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर मैं ये अगर पिछले 1 साल का ही अगर हम लोग ये पूरा एनालिसिस करते हैं तो हर सवाल में 4 ऑप्शंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं तो 400, और अगर 10 साल का करते हैं तो 4000. तो 4000 ऑप्शंस के लिए फ़ैक्ट्स निकालने जाएँ अगर एक एक दो भी तो 8000 फैक्ट्स हो जाते हैं. तो मतलब इतना कैसे याद करेंगे? तो इस कैलकुलेशन में देखो बहुत गैप्स हैं. सबसे पहला गैप क्या है कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि चारों के चारों फैक्ट्स आपके यूनिक, चारों के चारों ऑप्शंस आपके ऐसे यूनिक होंगे कि जिनके बारे में कुछ नया फैक्ट आप चैट जीपीटी से निकाल पाओगे. दूसरा गैप क्या है कि यार कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी तो होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ऑप्शंस तो रिपीट होते ही हैं. अब कई बार ऐसे सवाल आए होंगे जहाँ का एक ऑप्शन कृष्णदेव राय रहा होगा, अब बार बार उसके बारे में फैक्ट्स थोड़ी लिखोगे. एक बार अगर उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने नोट कर लिए तो अगली बार जब वो किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आएगा आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखोगे, आपने पहले ही पढ़ रखा है, पहले ही नोट कर रखा है. आप समझ रहे हो? सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू PYQs. इस तरीके से करोगे देन यू विल एक्चुअली बी मतलब आप फिर ऐसे कह सकते हो कि हाँ अपनी PYQ अच्छे से कवर किया है. दैट इज़ द वे टू डू PYQs. ठीक है, ऐसे करना है. और ये सब करने के बाद अगर ये चीज़ अगर आप डिस्कशन में कर सकते हो, मतलब कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो अकेले बैठ के नहीं, अगर ऐसा है कि सामने आपका कोई रूममेट है जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहा है एंड तो उसके साथ बैठ के इसको सॉल्व करो. क्वेश्चन निकाला, उसको बोला चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और उसने एक आंसर बताया, आपने एक आंसर बताया. अगर दोनों ने सही बताया बहुत अच्छी बात है, दोनों में से किसी ने भी गलत, किसी ने सही बताया, तो जिसने सही बताया वो बताएगा कि उसने इसको कैसे बनाया है. इससे क्या होता है ना, ये जो डिस्कशन है इसकी वजह से जो पैटर्न्स आपको समझ में आने लगेंगे, वो जो अगला बंदा जिसने सही बताया है वो आपको समझाएगा ना कि वो आंसर तक कैसे पहुंचा, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से रजिस्टर होगी. डिस्कशन वाली चीज़ें बहुत याद रहती हैं. मेरे को याद है कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे रूममेट ने कोई चीज़ डिस्कस करी है और वो जाके एग्ज़ाम में मैं लिख के आया हूँ, और कई बार तो उसका मिस हो गया वो चीज़. मतलब सेम क्वेश्चन वो गलत करके आया, मैं सही करके आया, बिकॉज उसने मेरे साथ डिस्कस किया था, मुझे याद रह गया. सो दैट यू हैव टू डू. डिस्कशन अगर हो सकता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकता देन तो फिर आप अकेले बैठ के आराम से कर सकते हो, दैट इज़ ओके. मतलब उसमें फिर कुछ कर नहीं सकते आप, राइट? तो अकेले बैठ के करो. और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले हो सके तो, है ना, 1 to 2 weeks बिफोर द एग्ज़ाम
सॉल्व फुल लेंथ पेपर्स, पिछले 4-5 साल के पेपर्स सॉल्व करो। आज लिया मान लो, है ना, आज पेपर उठाया, आज सॉल्व कर लिया, और कल उठाया, कल सॉल्व कर लिया। एक टाइम बाउंड मैनर में करना है जैसे एग्ज़ाम में करते, और फुल सॉल्व करना है, उसमें ट्रिक्स भी लगाओ, नॉलेज भी लगाओ, जो लगाना है लगाओ। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कवर PYQs। और नोट्स वाली चीज़ तो यार प्लीज़ बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर बनाना, बिकॉज़ ये आप लास्ट 1 वीक में रिवाइज़ करोगे। शॉर्ट नोट्स ऑफ PYQs, इसमें सिर्फ वो फैक्ट्स लिखना जो आपको नहीं आते, उस क्वेश्चन या उसके ऑप्शन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स जो आपको नहीं आते, सिर्फ वो आप इसमें लिखना है, या जो आप बार बार भूल जाते हो वो फैक्ट्स इसमें लिखना। वो आपको लास्ट के 1 वीक में रिवाइज़ करने हैं, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, विच इज़ एलिमिनेशन टेक्निक्स, राइट। तो अब एलिमिनेशन टेक्निक्स कहाँ से सीख सकते हो आप? तो यार कई सारे सोर्सेज हैं, वैसे तो बहुत लोग बताते हैं। वन ऑफ कोर्स इज़ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस, विच इज़ द मैड सीरीज़, है ना। अंडरस्टैंड UPSC का है, सत्यम जैन सर चलाते हैं। तो मैड सीरीज़ आप कवर कर सकते हो, फ्री में उनके काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। पेड वाला आपको ज्वाइन करना है उनका प्रोग्राम, आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मुझे तो मतलब लगता है कि फ्री वाला भी मोर देन इनफ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है पिछले साल तक। 2025 का भी आई थिंक उन्होंने पेपर सॉल्व करवाया है। तो मैड सीरीज़ के वीडियोस आप देख लो। मैंने सारे वीडियोस नहीं देखे, मैंने किसी एक साल का आई थिंक 2024 का डिस्कशन देखा था, मुझे सही लगा था। बट चूंकि मेरे पास पहले से अपने टेक्निक्स थे दूसरे सोर्सेज से कलेक्ट किए हुए, तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, राइट। तो मैड सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा, अगर ये आपको सही नहीं लगता, आप हार्ड वर्किंग ह्यूमन, मनीष कुमार सर का एक चैनल है, ही इज़ एन IAS, हार्ड वर्किंग ह्यूमन, उस पर आप जाके देख सकते हो। वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वेट। ये देखो, ये इस पर प्लेलिस्ट है, UPSC 2023, 2024, और एक है UPSC 2022 का पेपर। ऐसे ही 2021 के भी पेपर्स हैं, और भी हैं 2022 का भी पेपर है। तो ये आप फॉलो कर सकते हो, राइट, इसको आप देख सकते हो। और इसके अलावा एक और है IAS PCS पाठशाला, इनके 2 वीडियोज़ हैं मेटा एनालिसिस का, एक मेटा एनालिसिस करके, ये एक उनकी हंट सीरीज़ थी 2024 की, उसमें उनका एक वीडियो है, दिस सीरीज़ हेल्प हिम टू क्लियर UPSC प्रीलिम्स ईजीली, ऐसे करके इनका वीडियो का है। ये पार्ट 1 हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है पार्ट 2। तो ये आपको देखना है, राइट। ये आप देख सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप देख सकते हो। इसके अलावा मेरे पास खुद का एक कंपाइलेशन है, अब मैं ये वीडियोस नहीं देखता, अब डायरेक्टली मैं अपना कंपाइलेशन देखता हूँ अपने एलिमिनेशन टेक्निक्स का। तो वो पूरी मैंने एक गूगल शीट बना रखी है, तो मैं वही देख लिया करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो वो शीट भी मैं शेयर कर सकता हूँ, बट हाँ, वो एक चीज़ है, राइट। और एक सेकेंड, तो जैसे मैंने बताया, तीसरा हो गया IAS PCS पाठशाला, और चौथा माय कंपाइलेशन, राइट। तो इनमें से कुछ भी आप देख सकते हो यार, आपको जो सही लगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, है ना। और ऐसा है कि बस एलिमिनेशन टेक्निक सीख ली, उसके बाद बस इसको पढ़ लिया और जाके डायरेक्टली एग्ज़ाम देने बैठ गए, ऐसे नहीं करना। जिस भी सोर्स से आप ये एलिमिनेशन टेक्निक सीख रहे हो, कवर कर लो पहले, उसके बाद किसी 1 साल का पेपर उठाओ, ठीक है, किसी भी 1 साल का पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो, उसमें ये पूरी टेक्निक्स लगाओ जहाँ जहाँ हो सके। 1 दिन किया, 1 डे, 2 डे, ये फर्स्ट डे, सॉरी ये सेकंड डे, 2 दिन तक तो करो, कम से कम 2 साल का पेपर तो ज़रूर सॉल्व करो यार। उसके बाद तुमको थोड़ा समझ में आने लगेगा ये टेक्निक कहाँ काम करती है, कहाँ नहीं, है ना। तो फर्स्ट डे एक पेपर सॉल्व किया, सेकंड डे एक पेपर सॉल्व किया, और उसमें ये पूरी टेक्निक्स को यूज़ किया, ट्राई किया, देखा कि कौन सा टेक्निक कहाँ अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। और उसके बाद तुमको अंदाज़ा लगने लगेगा कि ये टेक्निक कैसे यूज़ करनी है
है ना। मैच करके देखो आंसर की से क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, समझ में आएगा कि यहाँ पे हाँ। बस याद रखना, कॉन्शियसली यूज़ करना, जब भी टेक्निक्स यूज़ करो थोड़े कॉन्शियसली यूज़ करना, राइट। और बस टेक्निक्स यूज़ करो और सॉल्व करो। उससे तुमको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये टेक्निक तो 5 में से 2 बार ही या 1 बार ही सही होती है, 4 बार तो गलती हो रही है, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते बार बार, है ना। तो वैसे आपको समझ में आने लगेगा। तो ऐसे आप ये यूज़ कर सकते हो, मतलब एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। यार 2 चीज़ें और मैं बता दूँ। पहला, यार PYQs जब भी आप सॉल्व कर, सॉरी PYQs छोड़ो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, कभी भी ना रैंडम गेस मत लेना। नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं, रैंडम गेस कभी मत लेना। कोई बेसिक सा भी, चाहे एडवांस है तो ठीक है, नॉलेज है तो ठीक है, नॉलेज नहीं है तो कम से कम कोई बेसिक सा भी लॉजिक यूज़ करना, ईदर नॉलेज और लॉजिक। अंधा गेस कभी नहीं लेना। दैट्स अ मतलब दैट्स अ वेरी सीरियस वार्निंग दैट मोस्ट पीपल इग्नोर। आपको अंधा गेस नहीं लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल कॉस्ट यू मार्क्स। आपको वो नहीं करना है। आपको कोई एक लॉजिक, चाहे वो गोलू सा लॉजिक हो, है ना, बचपने वाला लॉजिक हो कि यार है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बेसिक सा ये है कि जब भी किसी नई स्पीशीज़ की बात हो रही हो इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो जनरली उसका सही आंसर होता है या तो वेस्टर्न घाट्स या अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट, राइट। अब उसके पीछे बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है कि इन एरियाज़ में ना जनरली ज़्यादा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं स्पीशीज़ को लेके। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये आंसर सही होते हैं। बहुत बेसिक सा लॉजिक है। अब कृष्णदेव राय वाला एक सवाल है कि भाई बार बार अगर, सॉरी, ऑप्शन में अगर बहुत सारी किंग्स के नाम हैं और कृष्णदेव राय का नाम भी है ऑप्शन में, मतलब या विजयनगर का नाम है, विजयनगर लिखा हुआ है किसी ऑप्शन में, तो आई विल चूज़ विजयनगर। रीज़न बहुत बेसिक सा है। या तो एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई विजयनगर से मतलब इट इज़ अ वेरी पॉपुलर किंगडम, इससे रिलेटेड जनरली यूपीएससी चाहती है कि वो सवाल पूछे और लगभग हर साल सवाल पूछती है। तो अगर उसने सवाल डायरेक्टली नहीं पूछा है तो डेफिनेटली किसी क्वेश्चन का आंसर विजयनगर होगा, ताकि वो उस एरिया को कवर कर सके, राइट। विजयनगर वाला एरिया जो पोर्शन है वो उसको कवर कर सके अपने एग्ज़ाम में। दूसरा, अब मान लो कि जैसे एक सवाल था जिसमें जिसके ऑप्शंस थे, तो उसमें एक ऑप्शन था देवराया 2 या 1 ऐसा कुछ, और दूसरा ऑप्शन था कृष्णदेव राय। अब यहाँ पे तो आप फंस गए कि भाई आंसर क्या मार्क करें, ये तो दोनों ही विजयनगर से हैं। तो फिर यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा लॉजिक मैंने लगाया था कि भाई कृष्णदेव राय इज़ मोर पॉपुलर, ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ते हैं उनके बारे में, ज़्यादा अकॉम्प्लिशमेंट्स उनके बारे में है, ज़्यादा रिसर्च उनके बारे में हुई है, इनफैक्ट ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा प्रभावशाली राजा वो थे, तो ज़्यादा चांस है कि सवाल उनके बारे में पूछा गया होगा और आंसर भी वही था। तो बहुत बेसिक से लॉजिक्स होते हैं, वो आपको लगाना है। बिना लॉजिक के आपको सवाल सॉल्व नहीं करना है। अगर आप कोई बेसिक सा लॉजिक भी नहीं लगा सकते, अंधा गैस मत करो, स्किप कर दो उस क्वेश्चन को, राइट। तो ये आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ कि पेड मॉक्स आई वुड से कि मतलब यार मत ही करो। पेड मॉक्स लेने की बजाय तुम फ्री वाले ऑल इंडिया मॉक्स ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑल इंडिया मॉक्स ज्वाइन कर लो। और जो ये जो ये लोग मॉक्स कराते हैं तुम्हारा, मतलब रिगरसली तुमको मॉक्स में क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो उसमें टाइम देने की बजाय अगर आप डेली PYQ सॉल्व कर लोगे 40-50, वो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स देगा। तो आपको इनकी बजाय इस पे फोकस कर लो। और ये कर सकते हो, अगर आपको सॉल्व करना ही है, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए किसी सब्जेक्ट को लेके, जैसे इकोनॉमी हो गया या पॉलिटी हो गया उसको लेके, या ज्योग्राफी हो गया इसको लेके, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी सवाल भी पूछे जाते हैं और काफ़ी कुछ सही भी कर सकते हो आप, अगर काफ़ी क्वेश्चन सही करके लेके जा सकते हो आप, अगर आपके पास आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको। SFG के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, SFG के टेस्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, है ना। तो आप मार्केट से निकालिए, प्रिंट करवाइए और उसको आप सॉल्व करिए।
सारे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जिन सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, आप सिर्फ उनको सॉल्व करिए। बाकी के लिए PYQs शुड बी इनफ। और बाकी ऑल इंडिया मॉक्स तो फ्री वाले हैं ही। दूसरा एक मुझे जो लगता है बहुत यूज़फुल है, वो है आपका वाजीराम पावर अप सीरीज़। इसके भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे कॉपीज़, मतलब प्रिंटेड वंस यू कैन यूज़, और उसको आप रूम पे बैठ के सॉल्व कर लीजिए, ऑफकोर्स टाइम बाउंड मैनर में, और आपका काम हो जाएगा, राइट। लेकिन बस सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने के बाद क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन, वो सारा कुछ आपको देखना है, राइट। तो दैट इज़ इट, यही सब चीज़ें मुझे बतानी थी आपको। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी थ्रू DMs। मेरा यूज़र नेम है हम्बल मोदी, और या तो फिर आपके पास ग्रुप है, आप वहाँ पे मेरे को रीच आउट कर सकते हो। ऑल राइट।